गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वितान का जो दूसरा चैप्टर है जूझ, आनंद यादव जी द्वारा रचित जूझ नामक पाठ का जो अगला भाग है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। यह हमारे वितान का जो दूसरा लेसन है, दूसरा पाठ जूझ, जिसका शीर्षक है, इसके कथाकार आनंद यादव जी हैं। यह बहुत चर्चित उपन्यास है। ये उपन्यास का एक अंश आपके भाग में दिया हुआ है। इससे पहले की कड़ी में हम लोगों ने पढ़ा कि आनंद यादव जो कि कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया कि किस प्रकार उनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, पढ़ने में बहुत रुचि थी, लेकिन उनके पिता किस प्रकार गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय अननेसेसरी कामों में, अनावश्यक कार्यों में व्यतीत होता था और वो ऐसे कई ऐसे कुकृत्यों में संलिप्त थे जो अच्छे नहीं थे। तो जैसे कि कोठे पे जाना, फिर चौराहे पे अपना समय व्यतीत करना, ताश इत्यादि खेलना, गलत कार्य करना, फिर अपने पुत्र को, जो कि लेखक हैं, लेखक को किस प्रकार खेती बाड़ी के कामों में संलग्न करा देना, फिर कोल्हू चलाने के समय भी उनको भेज देना और अपना समय अपने पत्नी को किस प्रकार मारना, पीटना, उनके साथ गाली गलौज करना, ये सब चीज़ों में लगे रहते थे। और लेखक का मन पढ़ने में बहुत रुचि था। लेखक बहुत चाहते थे कि मैं भी अपना अध्ययन कंप्लीट कर सकूं। तो इस संदर्भ में उन्होंने अपनी माता से बात किया। तो माता की भी चाहत थी कि मेरा बेटा नहीं कुछ तो कम से कम 7वीं क्लास तक अध्ययन कर सके, लेकिन कुछ कारण बस अपने पति के रूड बिहेवियर के कारण, खड़ूस बिहेवियर के कारण, थोड़ा जो उनका व्यवहार था अपने पत्नी के प्रति शालीन ना होने के कारण, पत्नी माँ अपने पुत्र से बताती कि मैं चाह कर भी तुम्हें पिता के से ये परमिशन, यह आज्ञा नहीं दिलवा सकती, और अगर मैं उनसे कहूँगी भी तो बरहला सूअर की तरह वो मेरे ऊपर गुर्राएगा, बहुत मुझ पर गुस्सा दिखाएगा, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकती, उनसे परमिशन, उनसे आज्ञा नहीं दिला सकती। तो इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तो किस तरह से लेखक पुनः युक्ति बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि चलो हम लोग दत्ताजी राव के यहाँ जाते हैं, और दत्ताजी राव बहुत ही संभ्रांत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है, अगर वह पिताजी को समझाएंगे तो पिताजी निसंदेह जो है हम लोगों को जाने की आज्ञा दे देंगे। तो कैसे करके कहानी आगे बढ़ती है। तो दत्ताजी राव के पास माता और पुत्र दोनों जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, और दत्ताजी राव कहते हैं कि ठीक है, अपने पिताजी को भेजना। तो पुनः पिताजी जब दत्ताजी राव के पास जाते हैं और कैसे कैसे करके परमिशन उनको मिल जाती है लेखक को। इसके बाद की जो कहानी है उस कहानी का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस पाठ का हम लोग अगला भाग देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। दत्ताजी राव दादाजी जितने तर्क देते कि हमारे पास समय नहीं है, ये खेती बाड़ी में भी बहुत सा काम रहता है, तो सभी तर्कों को दत्ताजी राव ने काट दिया। उन्होंने बताया कि तू सवेरे पाठशाला जाया कर, अगर ये सारी फीस भर दो, अगर किसी कारणवश फीस भरने में ये असमर्थ है या तुम्हें नहीं भेजता है, रोकता है, कौन? लेखक के पिताजी। दत्ताजी राव ने कहा कि अगर तुम्हारे पिताजी किसी कारणवश तुमको रोकते हैं, नहीं जाने देते हैं, तो ऐसी दशा में तुम मेरे घर आ जाना, मेरे घर का जो भी काम है करना, और सीधे तुम स्कूल जाया करना। मैंने मना कब किया है जी? लेखक के पिताजी, आनंद यादव के पिताजी कहते हैं कि मैंने कब मना किया? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मत जाया करो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ठीक है स्कूल जाया कर। इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसीलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नजरों के सामने रख लिया। लेखक के पिताजी ने मिथ्यारोप लगाया। लेखक के पिताजी ने अपने पुत्र पर दोषारोपण करते हुए कहते हैं कि मैं तो चाहता ही हूँ कि ये जाए पढ़े, लेकिन क्या करूँ, बात यह है कि इसको थोड़ी गलत सलत यानी गंदी बैड हैबिट पड़ गई थी, गंदी आदत पड़ गई थी, जिसके कारण यह कुकृत्य में संलिप्त हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसका नाम निकलवा कर स्कूल से ये निकाल दिया गया और मैंने इसको अपने पास रख लिया, ताकि नज़र के सामने रहेगा, मेरी आंख के सामने रहेगा, तो मैं इसको देखता रहूँगा कि ये पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है,
तो इसको गलत सलत जो भी आदत है मैं उसको छुड़वाने का प्रयास करूँ। इस प्रकार पिताजी ने लेखक के दादाजी ने उसके ऊपर दोषारोपण किया। कैसी आदतें? दत्ताजी राव ने बड़े ही आश्चर्य विस्मित भाव से पूछा, कैसी आदतें, किस प्रकार की गलत सलत आदतें, क्योंकि अभी आयु भी बहुत कम है, तो किस प्रकार की आदतें जो है लेखक को पड़ गई हैं। चाहे जैसी, जो मतलब बताया कि चाहे जैसी मतलब बहुत सी आदतें, एक दो आदतें हैं जिसको मैं आपको गिनवा सकूं, बहुत सी आदतें हैं कि जैसे जुआ खेलता है, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कंडे मतलब वही जो माँ उपला बनाती है वही उपले के कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। लेखक बताते हैं कि बड़े ही विनम्र भाव से वह दत्ताजी राव के पास गए रहते, ये सोच करके कि वो उनके प्रस्ताव को, दत्ताजी के प्रस्ताव को पिताजी कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। और इसका ठीक उल्टा हुआ, पिताजी ने दत्ताजी राव के सामने ही लेखक के ऊपर धावा बोल दिया, हल्ला बोल दिया, तरह तरह की बातें करने लगे, तरह तरह का झूठा लांछन लगाने लगे, झूठा आरोप लगाने लगे कि ये स्कूल से निकाल दिया गया, इसको मैंने अपने पास रख लिया और यह बहुत झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, तरह तरह का कुकृत्य करता है, कंडे बेचता है और अपना समय इधर उधर अपना टाइम बिताता है, खेती बाड़ी में इसका मन नहीं लगता और भी घर के जो भी काम है इसमें तनिक भी इसका जो है मन नहीं लगता। तो इस कारण मैंने इसको नाम इसका कटवा दिया है, नाम निकलवा करके इसको अपने पास रख लिया है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सभ्य व्यक्ति होगा, कोई भी सज्जन व्यक्ति होगा, वह कदापि नहीं, अगर बेटे के अंदर ये सारे अवगुण होंगे और वह पढ़ाई की बात करेगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेखक कहते हैं कि पिताजी ने दत्ताजी राव को समझाने का प्रयास किया कि यह झूठ बोल रहा है, इसका पढ़ने में मन नहीं है और ये पढ़ना नहीं चाहता है और ये सारे गंदी गंदी आदतें हैं, इस वजह से मैंने इसको सामने रख लिया है और मेरे सामने रहेगा तो ये सब गंदी आदतें, ये गंदी हरकतें जो है वह नहीं करेगा। क्यों रे छोकरा? लेखक बताते हैं कि जो दत्ताजी राव रहते हैं, तो दत्ताजी राव बच्चे से, जो लेखक है, लेखक से जो है सहमति प्राप्त करना चाहते हैं कि हाँ तुम ऐसा करते हो या नहीं। इससे पहले ही दत्ताजी राव ने बताया था कि पिताजी के सामने मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं बिना डरे बिना हिचके तुम सारी बात कह देना। तो उसी संदर्भ में दत्ताजी राव लेखक से सहमति मांगते कि क्या ऐसा है, क्या तुम जुआ खेलते हो, क्या तुम चोरी करते हो, क्या तुम कंडे बेचते हो, क्या तुम घर की चीजों को बेचते हो, क्या अनावश्यक कार्यों में लिप्त रहते हो, क्या तुम खेती बाड़ी में तुम्हारा मन नहीं लगता। तो ये सारी चीजें दत्ताजी राव से लेखक जानना चाहते हैं। तो पूछते हैं, क्यों रे छोकरा? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, पटा मतलब पटाखे पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए और बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठी सच मिलाकर ठोक दिया। लेखक बताते हैं कि मेरे पिताजी का जो वक्तव्य है वो पूर्णतः बेकार ना जाए, मेरे पिताजी ने जो बातें कही वो पूर्णतः बेकार ना हो। दत्ताजी राव के सामने पूरी बातें उन्होंने, लेखक बताते कि मैंने झूठ सच मिला करके आधा झूठ आधा फसाना बना करके कहानी बता दिया कि हाँ मैं तो कभी चोरी नहीं करता, मैं अनावश्यक कंडे बेचता नहीं हूँ और एक आध बार मैं बहुत छोटा था, एक बार की बात है, मैं पटाखे खरीदने के लिए और जो बेट लगाने के, शर्ट लगाने के लिए ऐसे कुछ पैसे मैंने खर्च कर दिए थे। फिर जैसे मासिक बहुत सब लोगों को देखा कि तो त्योहार पर नए कपड़े पहन रहे, तो मेरा भी दिल किया पहनने का, तो मैंने मासिक कंडे थपवा कर और उस कंडे को बेच करके और अपने लिए नए कपड़े सिलवाए थे। और एक बार उसी समय मैं सिनेमा देखने गया था। और ये सारी चीजें वास्तविक रूप में इन सबका कोई स्थान नहीं रहता, लेकिन लेखक अपने पिता को पूर्णतः उनके सामने गलत साबित नहीं कर सकता, इसलिए पिता की बात को रखने के लिए लिखने होता है। एक आध बार की बात है, ऐसा मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा।
नापास नहीं हुआ है कभी? दत्ताजी राव लेखक से पूछते हैं कि देखो अभी तक जो भी किए कोई बात नहीं, छोड़ दो ये सारी बातें, जो भी तुमने आज तक किया है वो सारी बातें छोड़ दो, बंद कर दो। और एक एक चीज तुमको ये बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी क्लास में तुम फेल हो गए हो? तो लेखक ने आगे बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कभी फेल, ना पास मतलब जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो, फेल हो। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठ पाया हूँ। लेखक बताते हैं कि मेरा साल इसलिए नुकसान हो गया क्योंकि मैं पढ़ाई जब पढ़ रहा था तो उस समय बीच में ही नाम कटा करके घर बैठा दिया, तो उस समय मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। तो ऐसे दशा में मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और मैं अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, लेखक दत्ताजी राव सहमति, आनंदा की बात पे सहमति जताते हुए, लेखक की बात पे सहमति बताते हुए कहते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। दत्ताजी राव ने लेखक को बताया कि ठीक है, जो भी तुमने आज तक किया वो सारी चीजें ठीक है, छोड़ दो अभी से, और अब से एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बनकर के, एक अच्छा छात्र बनकर के विद्यालय प्रतिदिन जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, और घर से स्कूल जाओ, घर से खेत जाओ, खेत से फिर स्कूल जाओ, स्कूल से फिर खेत में आकर के जो भी बचे हुए काम है वो अपने कार्य पूर्ण करो। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। जैसे ही दत्ताजी राव की सहमति मिली, लेखक को अच्छी भली भांति पता था कि कभी भी दत्ताजी राव की बात को मेरे पिताजी या मेरे दादाजी जो है वो कभी काट नहीं पाएंगे। मेरे दादाजी कभी उन तर्कों को कभी काटेंगे नहीं, और कभी भी उनके सामने ये तर्क नहीं देंगे कि नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। उनकी बात का कभी प्रत्युत्तर इस प्रकार से नहीं देंगे। तो इसलिए लेखक ने दत्ताजी राव की बात को पिता की बात मान करके तुरंत उठ खड़े हुए कि ठीक है, अब मुझे पढ़ने की आज्ञा मिल गई है। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? लेखक बताते हैं कि जब वह उठ करके बाहर निकल जाते हैं, यानी घर आने लगते हैं घर की तरफ, तब सुनते हैं कि पिताजी यानी दादाजी और दत्ताजी राव देसाई का आपस में वार्तालाप होता है कि दत्ताजी राव दादाजी को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, एक उम्र होती है, इस उम्र में बच्चों का मन करता है इन सब चीज़ों की तरफ, अपनी तरफ आकर्षण की तरफ बच्चे खिंच जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर बच्चा मान लो एक आध बार खेल लिया, एक आध बार बच्चे ने चोरी कर ली, एक आध बार बच्चे ने सिनेमा देख लिया, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके उसको घर बैठा दो। गलतियां तो सबसे होती हैं, और ये इस उम्र में ये सारी चीजें ये सारे आकर्षण अपनी ओर खींचते हैं, लाजमी है, तुमने भी किए होंगे। तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने जाने दो, और ऐसी कोई बात नहीं कि इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके इसको घर बैठा दो, इसका पढ़ना लिखना बंद कर दो, ये सारी अच्छी बात नहीं है। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ, कल से देखते हैं, एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाएगा तो दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। लेकिन बताते हैं कि पिताजी न चाहते हुए भी, पिताजी की कतई इच्छा नहीं थी कि मेरा पुत्र जो है पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन एक समृद्ध, एक संभ्रांत व्यक्तित्व के, एक बड़े घर के जो दत्ताजी राव रहते हैं, उनके एक सज्जन व्यक्ति के कहने के नाते अब लेखक के पिताजी के पास कोई तर्क नहीं रहती, ना ही उनके पास इतना साहस होता है कि वो उनकी बात को काट सके, तो ना चाहते हुए भी अपने पुत्र को यानी आनंद को पढ़ने की आज्ञा दे देते हैं। तो इस प्रकार उनका जो संघर्ष जो है, पढ़ाई को लेकर के जो संघर्ष था, वो पढ़ाई को लेकर के संघर्ष इस प्रकार प्रारंभ होता है। लेकिन यही इनका संघर्ष प्रारंभ होता है, इनके संघर्ष पर यही विराम नहीं लगता। इनका संघर्ष प्रारंभ से लेके मध्य से लेके अंत तक अनवरत चलता रहता है। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया।
बताते हैं लेखक कि जब हम लोग घर पहुंचते हैं तो पिताजी बैठे होते, पिताजी भोजन कर रहे होते, उसी समय मैं भी उनके साथ बैठा रहता हूँ। तो पिताजी जब भोजन कर रहे तो उसी समय मुझसे कहते कि तुम वादा करो मुझसे, तुम वचन दो मुझे कि तुम ये सारे गलत काम नहीं करोगे। पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला से गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी जब भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय लेखक के पिताजी अपने पुत्र से वादा लेते हैं कि तुम वादा करो मुझसे कि तुम पढ़ाई प्रतिदिन स्कूल जाओगे और स्कूल जाने बैग लेकर के जैसे ही दिन प्रातः सूर्योदय जैसे ही होगा, सूर्योदय पूर्व ही सबसे पहले तुम खेत में पहुंचोगे और खेत में जो भी खेत का काम होगा वो सारे काम करोगे, और उस काम को करने के बाद पुनः तुम बस्ता लेकर के बैग लेकर स्कूल जाओगे। फिर स्कूल की जो भी पढ़ाई होगी, पढ़ाई को करने के बाद पुनः आप घर आओगे, घर आकर के अपना बैग रखोगे, बैग रखने के बाद पुनः आप खेत में जाओ, खेत पर जाओगे, और खेत जाने के बाद वहां पे ढोर मतलब जानवर, जो भी गाय भैंस जो भी लेखक के घर पे थी, तो वो लेखक के पिता उनसे वादा लेते कि तुम उन ढोर को यानी जो जानवर है उन जानवरों को 1 घंटा चराओगे और जो भी काम है वो सब करोगे। और उसके साथ अगर किसी दिन मान लो खेत में ज्यादा काम पड़ गया, कोल्हू का काम पड़ गया, तो उस समय गन्ने की पिराई की काम पड़ गया, तो उस समय तुम्हें गैर हाजिरी मतलब अब्सेंट, स्कूल अनुपस्थित, तो स्कूल छोड़ना भी तुमको पड़ सकता है, छोड़ना भी पड़ेगा। हाँ बोलो, यह तुम्हें मंजूर है? लेखक के पिता ने लेखक से ये वादा लिया। अगर तुम इस बात पे सहमति जताते हो, इस बात पे तुम मानते हो, वादा करते हो कि तुम ये सारा काम करोगे, तभी मैं तुम्हें स्कूल जाने की आज्ञा दूंगा, अन्यथा नहीं। हाँ, खेत में काम ज्यादा होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है, मन आनंद से उमड़ रहा था। लेखक बताते हैं कि उनके लिए पिता की सहमति ही सबसे बड़ी बात थी। उनके लिए यह एक पिता का हामी भरना उनके लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि पिताजी ने किसी तरह से हाँ तो कहा पढ़ाई के नाम पर। और लेखक ने पिता की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि हाँ, ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब खेत का काम होगा, घर में कुछ और काम होगी तो अनुपस्थित तो मुझे होना ही पड़ेगा, आखिर ये सब भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है। तो इसलिए पिताजी की बात को 100% मानते हुए लेखक ने उनकी बात में हामी भरी कि हाँ ठीक है, जब जब आप जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा कहेंगे। और अंदर ही अंदर बहुत ही लेखक अत्यधिक गदगद था, अत्यधिक उत्साहित होते हुए कहते हैं कि चलो कम से कम इसी बहाना कम से पढ़ने की आज्ञा तो मुझे प्राप्त हुई। तो इस प्रकार लेखक सभी शर्तों को मानते हुए पिता के द्वारा, लेखक जो होते हैं वो अपने पिता के द्वारा सभी शर्तों को, शर्त यद्यपि कठिन थी कि सुबह प्रातः बेला में उठना, खेत जाना, स्कूल जाना, फिर घर आना, फिर खेत जाना, फिर सारे काम करना, तो ये सारी चीजें घर और बाहर खेत सब बैलेंस बनाना तो एक कठिन काम था, लेकिन फिर भी लेखक को पढ़ने में रुचि थी, इसलिए उन सभी बातों को लेखक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मन से तहे दिल से स्वीकार कर लिया। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। लेखक के पिताजी कहते हैं अगर इतनी बात मानते हो तो तुम जाओ पढ़ने, अन्यथा तुमको ये सब पढ़ने लिखने का काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। लेखक ने भी सहमति जताई पिता से कि हाँ दादाजी, मैं प्रतिदिन और जो खेत में भी जाऊंगा और स्कूल पे भी जाऊंगा, सारा काम अपना करूंगा। यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं कि नहीं तुझे, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा। लेखक बताते हैं कि पिता के अंदर
का जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। लेखक के पिताजी बार बार गुस्से में कहते कि अगर एक दिन भी गलती से भी तुमने खेत नहीं आए या खेत का काम नहीं किया, तो गांव में कहीं भी अगर तुम घूमते हुए मिल गए मुझे, तो तुम्हारी अच्छे से धुलाई होगी, अच्छे से तुम्हारी पिटाई करूंगा। और तुम बहुत पढ़ाई का तुम्हारे पर धुन सवार हुआ है ना, बहुत पढ़ने वाले हुए हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर किसी दिन तुम खेत पे नहीं आए या कुछ भी बैलेंस नहीं बना पाए, तो उस दिन मैं तुमको अच्छे से खबर लूंगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ, पढ़ लिख कर के कोई बहुत बैरिस्टर, मतलब कोई बैरिस्टर का, लेखक के पिता के बैरिस्टर कहने का मतलब ये था कि कोई योग्य सम्मानित पद। तो लेखक के पिता कहते कि कोई तुम बैरिस्टर बनने वाले तो हो नहीं कि तुम इतना पढ़ाई 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 के बाद जो तुम्हारे पर भूत सनक सवार हुई है, भूत सवार है, निस्संदेह एक न एक दिन तुम्हारा यह भूत उतर जाएगा, अगर मैंने देखा कि तुम खेत पर समय पर नहीं आते हो तब। और लेखक बताते कि मैंने हर बात की सहमति जताते हुए, पिताजी कुरकुर मतलब गुस्से में अपना आक्रोश अभिव्यक्त कर रहे थे, और लेखक चुपचाप शालीन बच्चे की भांति गर्दन झुकाए अपना भोजन ग्रहण कर रहा था, और मन मन ही उत्साह से उत्साहित था कि चलो किसी बहाने तो सही मुझे पढ़ने की आज्ञा, पढ़ने की अनुमति तो पिता के द्वारा प्राप्त हुई। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। लेखक बताते कि पुनः ये सारी कहानी बनी। कहानी के बाद पुनः पिता के द्वारा मुझे अनुमति मिलने के बाद मैं पढ़ाई किसी तरह से प्रारंभ हुई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। लेखक बताते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन खेत पर जाना ही था। और 11 बजे से, सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक खेत में ही पूरा दिन अपना व्यतीत करना पड़ता था। तो अभी कम से कम 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जितना दिन स्कूल लगता है, कम से कम उतना देर तो खेत से मुक्ति मिलेगी, उतना दिन तो मुझे आराम से मैं अपना अध्ययन कार्य कंप्लीट कर सकता हूँ। तो लेखक इसी बात से गदगद थे कि कम से कम मुझे वो 11 से 5 का जो समय अंतराल है, उस समय मैं आजादी से अपना जीवन जी सकता हूँ, अपना पढ़ाई का काम पूर्ण कर सकता हूँ। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती। लेखक बताते हैं कि उन्हें जो खेत में जो इतना देर काम करना था, उससे टीचर की मार जो है वो ज्यादा अच्छी है। टीचर की मार पड़ेगी तो कम से कम मैं कुछ प्राप्त करूंगा, मेरा जीवन जो है धन्य होगा, मैं अध्ययन कर सकूंगा। लेकिन यहाँ पूरा दिन ऐसे ही खेत में बर्बाद हो जाता, बीत जाता, और मैं कुछ सीख भी नहीं पाता। तो लेखक मन ही मन उत्साहित थे कि कम से कम इस चक्की में पीसने, खेत के काम में जो चक्की में पीसने से तो अच्छा है 11 से 5 की छुट्टी हो गई, अब मैं 11 से 5 अपना अच्छे से जा करके अध्ययन कर पाऊंगा। और कम से कम अच्छा है, वहां पे जा करके टीचर के द्वारा मार ही तो पड़ेगी, लेकिन यहाँ पिता द्वारा मार भी पड़ती, गालियां भी सुनना पड़ता, खेत में भी काम करना पड़ता, और जो अपना जीवन बर्बाद हो रहा था और खेती बाड़ी के द्वारा कुछ अच्छा मिलने वाला तो था नहीं, तो इस तरह अपना जीवन भी बर्बाद हो रहा था। तो ये सब सोच करके लेखक अत्यधिक उत्साहित हो रहे थे कि कम से कम चलो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें आजादी मिलेगी। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। लेखक अत्यधिक उत्साहित थे कि जो धूप में, कड़ी धूप में, जब खेत में काम करते हैं तो कड़ी धूप होती है, धूप में किस प्रकार पूरा स्किन काली पड़ जाती है, किस प्रकार प्यास लगती है, किस प्रकार तकलीफ होती है। तो सोचते कि कम से कम उतनी देर पेड़ की छाया में, शीतल छाया में आनंद तो मिल रहा है। गर्मी के 2 महीने आनंद फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगे। लेखक बताते हैं कि पुनः जो है जब उनका दाखिला हुआ तो पुनः वह उस महीने में जाकर के वह 2 महीना जो बचा हुआ था, जनवरी माह में जब उनका एडमिशन हुआ तो वह जाकर के पुनः 5वीं की कक्षा में जाकर के अध्ययन करने लगे। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी।
लेखक बताते हैं कि पुनः दाखिला मतलब फीस, जो एडमिशन फीस होती है, फीस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ी और नाम लिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि नाम के आगे आनंद यादव अनुत्तीर्ण, नापास की उपाधि पहले ही लगी हुई थी। तो इसलिए नाम मतलब अलग से एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो एडमिशन नंबर देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसी एडमिशन नंबर को ओके कर दिया गया, उसको मान लिया गया। तो उसी रजिस्टर में, 5th क्लास के रजिस्टर में मेरा नाम लिख दिया गया, मेरा एडमिशन हो गया। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा, यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसी एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में मैं उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा हुआ था। लेखक बताते हैं कि जब वो उन विद्यालय में पुनः 5वीं की कक्षा में उन्होंने प्रवेश लिया और वो बैठे रहते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी क्लास में केवल 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनके मतलब गांव से संबंधित है, और जिन 2 लड़कों को वो जानते, बाकी उन 2 लड़कों के अलावा वो किसी बच्चों को नहीं जानते। वो सब भी उनके लिए अपरिचित होते हैं। और दूसरी बात, वो मास्टर से भी अनभिज्ञ होते हैं। मास्टर भी नहीं पता कि कौन उनके कक्षा अध्यापक बनेंगे। और जो भी और जो बच्चे होते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 2 बच्चे उनके परिचित के होते हैं, वो 2 बच्चे भी पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते, होनहार नहीं होते, मेधावी नहीं होते। तो लेखक सोचते हैं अगर इनसे, मैं इन दोनों को मैं तो जानता हूँ, लेकिन अगर मैं इन दोनों से दोस्ती बनाऊंगा तो मेरा जो इतने महीने का छूटा हुआ अध्ययन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इनसे दोस्ती करने का तो कोई लाभ नहीं है। और उनके पास नई पुस्तकें इत्यादि, कॉपी किताब इत्यादि नहीं था। तो इसलिए वो सोच रहे थे, लेकिन फिर भी अपने बैग में थैला लिए हुए थे, उस थैले में अपने 4th क्लास की सभी पुस्तकों को, कॉपियों को संभाले हुए बैठे होते हैं। तो लेकिन बताते कि जिस प्रकार कोई यात्री हो, बस का सफर करने वाला या ट्रेन का सफर करने, तो अपना सामान, कहीं सामान उसका कोई चोरी ना हो जाए, सामान को किस तरह वह अपने पास चिपका करके समेट करके रखता है, उसी प्रकार उस अमूल्य धरोहर को, 4th क्लास की कॉपी बुक्स को, अमूल्य धरोहर को अपने पास चिपका करके अपने पास रखे होते हैं। और उनके सामने सब कुछ नया सा लगता है कि सब कुछ बदल सा गया है, वो कैसे क्या करेंगे, इसी उधेड़ बुन में, इसी सोच में लेखक लगे रहते हैं। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर से पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरा पोशाक भी अजनबी जैसा है। बालगुड़ी की लाल माटी के रंग की मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। लेखक बताते हैं कि और जब वो क्लास में जाते हैं तो कुछ शरारती बच्चे रहते हैं, जिसमें एक चौहान का लड़का रहता है। तो वह चौहान मजाक करने के लिए, लेखक को परेशान करने के लिए उनसे पूछते हैं कि तुम नए लगते हो और इससे पहले तो तुम्हें नहीं देखा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम गलती से कक्षा में चले आए हो। तो इस प्रकार जो है लेखक का चौहान जो रहता है वो उनका मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो लेखक अपना पुनः अपना हुलिया देखता है, अपना पोशाक देखते हैं, तो देखते कि मटमैले रंग का मैंने धोती पहन रखा है, गमछा ले रखा है। तो लेखक बताते हैं कि मेरा पहनावा, मतलब मेरा जो पोशाक है और बच्चों के पोशाक से पूर्णतः भिन्न रहती है, अलग रहती है। तो अपने आप में भी उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि देखो इन लोग का पहनावा कैसा है, मेरा पहनावा कैसा है। और यह जो लड़का रहता है वो बहुत शरारती बच्चा होता है, उस शरारती बच्चा उनका बहुत ही मजाक उड़ाता है। शरारती चौहान के लड़के के सामने अगर खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। देख देख तुम्हारा गमछा। और उसके साथ चौहान के लड़के के साथ कुछ और उसके दोस्त होते हैं, शरारती तत्व होते हैं।
तो वे शरारती तत्व जो बच्चे होते हैं वो लेखक को तरह तरह से परेशान करते हैं। परेशानी के संदर्भ में बताने की आवश्यकता नहीं, कौन कौन से कार्य आप क्लास में करते हैं वो सारे एग्जाम्पल आप अपने अनुसार उसको भर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार परेशान किया जाता है। तो उसी प्रकार लेखक को नया नया माहौल रहता है, लेखक आते हैं क्लास में बैठते हैं तो किस प्रकार उनको उनके फ्रेंड और जो चौहान का लड़का रहता है या उनके चौहान के लड़के के साथ और जो फ्रेंड्स रहते हैं किस प्रकार उनका मजाक उड़ाते हैं, इन सब बातों को लेखक बताते हैं कि देख तुम्हारा गमछा, गमछा लेकर के उसको गमछे को उड़ाते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया, गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। लेखक मन ही मन सोचते हैं कि अब ये सब खींचातानी करेंगे, कोई यहाँ फेंक रहा है कोई वहाँ फेंक रहा है, तो ये सिर्फ खींचातानी में मेरा गमछा फट जाएगा। मन में मैं यह सोच कर हुआसा हो गया, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। लेखक ने अपने पहले दिन का वर्णन किया कि पहला दिन उनका किस प्रकार व्यतीत होता है। तो गमछे को लेकर के उनके जो सहपाठी होते हैं किस प्रकार मजाक उड़ाते हैं, उनके गमछे को लेकर इधर उधर रखते हैं। तो लेखक मन ही मन विचार करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि खींचातानी में और मेरा गमछा फट जाए और मैं यहाँ मजाक का पात्र बन जाऊं। तो लेखक अभी विचार कर रहे होते हैं, तभी अचानक से कक्षाध्यापक की एंट्री हो जाती है, कक्षाध्यापक का प्रवेश होता है। तो उस समय जब कक्षाध्यापक आ जाते हैं तब जो शरारती जो लड़के होते हैं क्या करते हैं, टेबल पर कक्षाध्यापक के टेबल पर गमछा रख देते हैं और किनारे साइड में जाकर के अपने अपने प्लेस पे अपने अपने स्थान पे जाकर के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार जो कक्षा का जो वातावरण था वो लेखक के लिए पूर्णतः बदल चुका था। जो क्लास लेखक पहले छोड़ के गए रहते और नया क्लास जो उनको मिलता है वो पूर्णतः अलग होता है, पूरा माहौल पूरी तरह से अलग होता है। तो इन सब बातों को लेकर जो लेखक रहते हैं, लेखक के हृदय में बहुत सी धक धक की भावना होती है, बहुत डरे सहमे से रहते हैं, सोचते हैं कि क्या है कि खेत का काम ज्यादा अच्छा था ये पढ़ाई ज्यादा अच्छी थी। इन दोनों बातों को लेकर लेखक जो है बहुत ही परेशान होते हैं। रणवरे मास्टर कक्षा में आए। रणवरे अध्यापक का नाम है। रणवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? कहते हैं कि रणवरे मास्टर रहते हैं, वो आते हैं और पूछते हैं कि ये किसका है गमछा जो इसने यहाँ रख रखा है। मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह। बताते हैं कि उनके दोस्तों की बात, सहपाठियों की बात, जब रणवरे मास्टर साहब आते हैं, गमछा देखते हैं कि टेबल पे पड़ा हुआ है तो अपने डंडे से उस गमछा, पहले पूछते हैं कि गमछा किसका है, कौन है, तो बताते हैं कि मेरा ये गमछा है और मैं पिछले साल फेल हो गया था तो मैं यहाँ पे पुनः एडमिशन लेकर यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो बताते हैं कि डंडे से अध्यापक जो थे डंडे से उस गमछे को नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि मूर्खों की तरह यहाँ पे, मतलब कहने का अभिप्राय क्या है कि लेखक का यहाँ पे अध्यापक भी मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं और उनका गमछा नीचे गिरा देते हैं। और लेखक जब लेने जाते हैं तो इस तरह की बात कहते हैं कि तुम ये यहाँ पे क्यों अपना गमछा रखे। तो इस प्रकार लेखक का जो विद्यालय का जो पहला दिन था वो पहला दिन भी बहुत ही एक तरह से कहा जाए डरावना था, एक तरह का बहुत ही कष्टपूर्ण था। तो इस प्रकार उनका संघर्ष जो है इसी क्रम में निरंतर आगे बढ़ता रहा। इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो होमवर्क के रूप में आप लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे और पूरा पाठ जितना पढ़ाया गया है इसकी पूरी स्टोरी आप पढ़िए और अपने शब्दों में इसका सारांश लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।